Hello everyone, welcome to the daily current affairs for 24 जून 2024। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स और ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सारे टॉपिक्स हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रीलिम्स कई बार हम लोग मेंशन यहाँ नहीं करते हैं, बट ऑब्वियसली ये जो टॉपिक है ओथ टेकिंग इन लोकसभा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी साल इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं और लोकसभा के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सारे लोग क्या लेंगे, ओथ लेंगे। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर दूसरा है नॉर्थ ईस्ट में फ्लड फ्लड सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ग्रिम हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री अमित शाह है, उन्होंने बोला है कि बहुत सारे पॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। थर्ड जो है अम्बुबाची मेला से रिलेटेड है। अम्बुबाची मेला जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आसाम में विटनेस किया जा रहा है। और फोर्थ है एक स्पेसीज जो फाउंड हुआ है। कहाँ फाउंड हुआ है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये सारे टॉपिक हम डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, ओथ टेकिंग इन लोकसभा। तो देखो, ये टॉपिक हमने कहाँ से लिया है? इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। ओथ टेकिंग से रिलेटेड है ना। अभी अभी क्या कंडक्ट हुआ है? 18th लोकसभा की नई नई टीम बनी है, नया नया उसका फर्स्ट सेशन जो है वो आज कंडक्ट हुआ। तो इसके बारे में जो एमपी लोग होते हैं वो ओथ लेते हैं और ओथ का क्या सिग्निफिकेंस होता है, इससे रिलेटेड ये सारा टॉपिक आर्टिकल आपको डिटेल में बताएगा। तो अब इसको देखना हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे, पहला बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर का। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखो, लोकसभा तो आ गई इलेक्ट होके। अब लोकसभा में एक स्पीकर होता है, तो स्पीकर बाद में इलेक्ट होता है। पहले में पहला जब जैसे ही लोकसभा चुन के आता है, इलेक्ट होके आता है, तो कोई एक मेंबर चाहिए जो क्या करे यहाँ पे, इन सब मेंबर्स के लिए मैनेजमेंट का काम कर दे एक तरह से, है ना। इन सब का ओथ वोथ दिला दे, क्योंकि इतने मेंबर्स है, सबका ओथ ओथ जो है प्रेसिडेंट तो दिलाएंगे नहीं, तो इसीलिए प्रेसिडेंट का मामला यहाँ पे खत्म है। तो प्रेसिडेंट एक इन्हीं में से एक मेंबर को अपॉइंट करते हैं कि आप क्या करो, सबका ओथ दिला दो, है ना। फर्स्ट काम करो, सबका ओथ दिला दो। और सेकंड काम करो, इन्हीं लोगों में से इलेक्शन करा दो और किसी को एक क्या बना दो, स्पीकर बना दो। इतना करते ही आपका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जिस काम के लिए इसको बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। और प्रोटेम एक लैटिन फ्रेज है, उसका मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए। द प्रोटेम स्पीकर इज अ टेम्पररी स्पीकर अपॉइंटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। The need for pro tem speaker. The speaker of the Lok Sabha assembly vacate the office immediately before the first meeting of the newly elected house. स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर की बात करो या लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो पुराना स्पीकर जो होता है, पुराना लोकसभा जैसे 17th लोकसभा का स्पीकर जो होंगे, उनका जो सीट होगा वो जस्ट 18th लोकसभा के पहले क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है ना। वो उनका ऑफिस क्या हो जाता है, वैकेट। तो जैसे ही 18th लोकसभा लगने वाली होती है, एक नया स्पीकर चाहिए। उसी टाइम पे नया स्पीकर तो मिलेगा नहीं, तो प्रोटेम स्पीकर को चुन लिया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर कौन, मतलब कि एक तरह से हैंड पिक्ड होते हैं, कौन करता है? प्रेसिडेंट करेंगे लोकसभा के लिए, गवर्नर करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ऐसा कन्वेंशन है कि सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। ये क्या है? कन्वेंशन है। तो अभी किसको बनाया गया? भर्तृहरि मेहताब इलेक्टेड फॉर द 7th consecutive टाइम फ्रॉम कटक। 7th टाइम ये इलेक्ट किए गए हैं। विल इनिशिएट द ओथ टेकिंग सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन इन द प्रेजेंस ऑफ द्रौपदी मुर्मू, जो प्रेसिडेंट है ना। तो आप सोचो, ये 7th टाइम बने हैं तो इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ही विल सर्व एज द प्रोटेम स्पीकर अंटिल द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। जब तक नया स्पीकर नहीं इलेक्ट होता तब तक ये एक तरह से टेम्पोररी रूप से स्पीकर का काम करेंगे। ठीक है। द टर्म ऑफ लोकसभा एमपी ऑफिशियली बिगिंस अपॉन द ईसीआई डिक्लेयरिंग द इलेक्शन रिजल्ट। देखो, इलेक्शन रिजल्ट इस साल का कब आया? 6 जून को ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन रिजल्ट। उसी टाइम से एमपी का ऑफिशियल टेन्योर शुरू हो जाता है, ऑफिशियल टेन्योर बिगिन हो जाता है। सैलरी वैलरी जो होता है उसी टाइम से उनका स्टार्ट हो जाता है। और ये एक बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 73 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखी हुई है। ठीक है। बट पार्लियामेंट्री ओथ का क्या सिग्निफिकेंस होगा? तो भले ही इनका एमपी का जो भी ऑफिस है वो स्टार्ट हो जाएगा,
बट उनको आर्टिकल 99 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ओथ लेना बहुत जरूरी है। या तो वो ओथ ले और या तो वो अफर्मेशन ले। ओथ अफर्मेशन एक जैसी ही चीज है, बेसिकली एक ही चीज है। ओथ वैसे लोग लेते हैं जो रिलीजियस लोग हैं। रिलीजियस लोग जो किसी भी रिलीजन को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी रिलीजन को वो बिलोंग करते हैं। अफर्मेशन कैसे लोग होते हैं? जो रिलीजियस नहीं है, जो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करते, किसी गॉड में बिलीव नहीं करते, वो क्या लेते हैं? अफर्मेशन लेते हैं। तो लोगों को, इन लोगों को जो एमपी होता है उनको ओथ लेना होता है। अगर वो ओथ नहीं लेंगे तो उनमें 500 पेनाल्टी लग जाएगी। किस आर्टिकल के अंदर लग जाएगी? आर्टिकल 104 फॉर इन्वॉल्वमेंट इन पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज विदाउट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट। बिना ओथ लिए वो पार्लियामेंट के ड्यूटी में, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। एमपी बन चुके हैं बट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जब तक क्या नहीं ले रहे हैं? ओथ नहीं ले रहे हैं। तो ओथ कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को समझिए। देखो, अब मिनिस्टर्स के लिए एक्सेप्शन है। मिनिस्टर्स कौन होते हैं? आपको पता है, जो लोकसभा के लोग हैं या राज्यसभा के एमपी हैं, लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी, ये एमपी जो है इनमें से ही लोग क्या बनते हैं? मिनिस्टर्स बनते हैं, है ना? तो एमपी इनमें से लोगों को मिनिस्टर बना दिया गया। बट कई बार ऐसा भी होता है जो कोई एमपी नहीं है और उस एमपी को क्या बना दिया गया? मिनिस्टर का ओथ दिला दिया गया। ठीक है। और अगर एमपी को मिनिस्टर, किस कोई एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन को किसका ओथ दिला दिया गया? मिनिस्टर का। तो इस नॉर्मल पर्सन को नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर क्या बनना होगा? एमपी बनना होगा। फॉर एग्जाम्पल 2019 में अगर हम श्री एस जयशंकर की बात करें, तो क्या वो लोकसभा इलेक्शन जीत के आए थे? नहीं आए थे। क्या वो राज्यसभा के एमपी थे? नहीं थे। तो उनको क्या बना दिया गया? मिनिस्टर बना दिया गया। अब मिनिस्टर बना दिया गया तो विद इन 6 मंथ उनको किसी ना किसी हाउस का क्या बनना होगा? मेंबर बनना होगा। तो ये मिनिस्टर्स के लिए एक्सेप्शन है। अगर वो पहले से एमपी नहीं है तो उनको 6 मंथ्स के अंदर बनना है। वो पार्लियामेंट की ऑफिस को रिज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, है ना? बट वोट नहीं कर सकते। एक ही काम नहीं कर सकते, वोट। वोट तब करेंगे जब वो एमपी बनेंगे। विदाउट मेंबर वो वोट नहीं कर सकते हैं। और ये कहाँ पे दिया हुआ है अगर हम बात करें, तो ये सब चीजें दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में। इट इज मैंडेटेड दैट एमपीज ईदर स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और solemnly affirm their allegiance to the कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो ओथ लेते हैं वो एलिजियंस लेते हैं, किसका लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑफ होल्डिंग इंडिया सॉवरेनिटी का, इंटेग्रिटी का, एंड फेथफुली डिस्चार्जिंग द ड्यूटी। और ड्यूटी को कैसे डिस्चार्ज करना है? फेथफुली, फेथ के साथ डिस्चार्ज करना है। ये ओथ इवॉल्व कैसे हुआ? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार ड्राफ्ट किया गया तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें क्या लिखा था? उसमें सिर्फ एलिजियंस वाली बात लिखी थी कि ये जो भी एमपी लोगों का ओथ होगा या कोई भी ओथ होगा वो एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन को लेके होगा। बट वहां पे डिबेट हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और केटी शाह, महावीर त्यागी, इन लोगों ने क्या बोला? देखो, एलिजियंस तो ठीक बात है बट वहां पे एक गॉड वाला एंगल, रिलीजियस एंगल डाल देंगे तो इसको एक मोरल सैंक्शन भी मिल जाएगा। कुछ लोग बहुत रिलीजियस होते हैं और वो रिलीजन में विश्वास करके, गॉड में फेथ करके एक थोड़ा मोरल सैंक्टिटी आ जाएगा ओथ को। तो ओथ में ये चीजें भी ऐड कर दी गई। 1963 में अमेंडमेंट करके उसमें इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी डाल दिए गए। 1962 में क्या हुआ था? 1962 में वॉर हुआ था चाइना के साथ, है ना? और बाद में इसमें जो एमपी लोग होंगे उनके ओथ में इंडिया सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी वाली बातें भी डाल दी गई। तो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी देखते हो बाद में ऐड हुआ, शुरू से नहीं था। प्रोसीजर क्या है? एमपी मस्ट सबमिट देयर इलेक्शन सर्टिफिकेट बिफोर स्वेरिंग इन पार्लियामेंट। अपना इलेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना होगा स्वेरिंग इन करने के पहले। दिस प्रोसीजर वाज reinforced after an incident in 1957 to prevent unauthorized individual from taking oath। अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल ओथ नहीं ले, इसके लिए ऐसा किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एमपी किस लैंग्वेज में लेंगे ओथ। तो इंग्लिश में ले सकते हैं और एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस में ओथ ले सकते हैं। रफली हाफ द एमपीज टेक देयर ओथ इन हिंदी और इंग्लिश। हाफ एमपी किस में लेते हैं? हिंदी और इंग्लिश में। इन द लास्ट टू लोकसभा, संस्कृत हैज बीन अ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन which MPs have taken oath. In 2019, 44 MPs, in 2014, 39 MP took oath in संस्कृत। तो संस्कृत का जो संख्या है ओथ मेकिंग में वो काफी बढ़ते जा रहा है ना? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। नेम एंड टेक्स्ट।
एमपीज मस्ट यूज द एग्जैक्ट नेम ऑफ देयर इलेक्शन, इलेक्शन में जो उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह में जो नेम है वही उनको यूज करना है, कुछ और उनको प्रीफिक्स सफिक्स ये सब नहीं उनको ऐड करना है। ओथ ट्वाइस एमपीज कैन चूज टू स्वेर इन द नेम ऑफ गॉड और अफर्म एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अप्रोक्सीमेटली 87% एमपीज ऑफ फॉर अ रिलीजियस ओथ, वो भगवान के नाम से या अल्लाह के नाम से ऐसा रिलीजियस ओथ लेते हैं। 13% कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से लेते हैं। प्रेफरेंस सबका वेरी करता है। जो एमपी जेल में है उनका क्या? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ एमपीज इन जेल टू टेक ओथ इन पार्लियामेंट प्रिजर्विंग देयर सीट, वो भी जाके ओथ ले लें सो दैट उनका सीट प्रिजर्व हो जाए। कोर्ट हैव upheld this provision ensuring continuity in representation despite absence due to legal circumstances, कंटिन्यूटी बना रहे भले उनका absence हो तो ये काम हो। अतुल कुमार सिंह एमपी jailed on criminal charges took oath in January 2020 affirming allegiance in हिंदी, हिंदी में उन्होंने ओथ लिया था, है ना। चलिए अब सेकंड टॉपिक ऑफ द डे की बात करते हैं। देखिए ये कैबिनेट की श्री अमित शाह इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बात हो रही है फ्लड मैनेजमेंट की। फ्लड मैनेजमेंट नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र और बाकी उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी वजह से काफी मेजर चैलेंज हमेशा से रहता है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। मीटिंग में क्या निकल गया है कि हमें फ्लड मैनेज करने की जरूरत है। इसरो जो है, जो सैटेलाइट्स हैं इसरो के, उसके डेटा से भी हम फ्लड मैनेज करने में यूज कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लार्ज पॉन्ड बनाने की जरूरत है। लार्ज पॉन्ड जहाँ पे फ्लड के वाटर को क्या किया जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है। मे भी गर्मियों के टाइम पे वो पॉन्ड थोड़े सूखे सूखे नजर आए, बट फ्लड के टाइम पे वो पॉन्ड क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे और रिवर का पानी वानी इधर उधर जाके उसमें सेटल हो जाएगा। जगह जगह पे ऐसे पॉन्ड बनाए जा सकते हैं, है ना। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट 50 लार्ज पॉन्ड, 50 लार्ज पॉन्ड बनाने की बात की। लार्ज पॉन्ड से क्या होगा? एग्रीकल्चर भी डेवलप्ड होगा, इरिगेशन में भी हेल्प मिलेगा, फ्लड कंट्रोल लो कॉस्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा लोकल पॉपुलेशन को। कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट पॉलिसी, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म मेजर के बारे में यहाँ पे बात करी गई। रिव्यू ऑफ प्रिपरेशन फॉर डीलिंग विद ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट, जब ग्लेशियर जो होता है, ग्लेशियर्स में भी लेक फॉर्मेशन हो रहा होता है ना। तो ग्लेशियर का लेक फॉर्मेशन हो रहा होता है, जैसे ये लेक है, मान लो ये डैम वैम टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ से अगर ये टूट गया किसी वजह से, ये जैसे ही ब्रेक हो गया, ये पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बह जाएगा और पूरा पूरा लेक जो है वो फ्लड लेके आ जाएगा। तो ग्लेशियर्स में बना जो लेक है वो आउटबर्स्ट करने से फ्लड आता है। ये भी एक कैटास्ट्रोफिक क्या है, फ्लड है। इसको मैनेज करने की भी जरूरत है। हम देखते हैं सिक्किम वगैरह में, अरुणाचल में, लद्दाख में ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट से बहुत सारा फ्लड आता रहता है ना। तो सैटेलाइट इमेज वगैरह इसमें काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड फोरकास्टिंग में हेल्प मिलेगा। सॉइल इरोजन काफी एक बड़ा चैलेंज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेचुरल ड्रेनेज, शाह इंस्ट्रक्टेड दैट नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम शुड बी इंटीग्रल टू रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन जब भी किया जा रहा है तो नेचुरल ड्रेनेज को ख्याल में रख के किया जाए। प्रिवेंट रोड इनंडेशन ड्यूरिंग फ्लड, फ्लड के टाइम पे रोड जो है वो पानी के अंदर नहीं सबमर्ज हो। जो जहां से पानी जाने वाला एरिया है वहां पे हम लोग ओवर ब्रिज टाइप का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, है ना। डिटेल फ्लड स्टडीज एंड रिपोर्ट, शाह डायरेक्टेड कंसर्न डिपार्टमेंट कंडक्ट डिटेल स्ट्रेटजी ऑफ रिसेंट फ्लड इन सिक्किम एंड मणिपुर, वहां डिटेल स्ट्रेटजी किया जाना चाहिए और रिपोर्ट किसको मिले, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। इंश्योर द गुड कंडीशन ऑफ फ्लड गेट्स ऑन मेजर डैम, मेजर डैम पे गुड कंडीशन फ्लड गेट हो क्योंकि वो टूटे नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अलाइन फ्लड मॉनिटरिंग सेंटर टू द सेंट्रल वाटर कमीशन विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ऐप इंटीग्रेशन, ऐप्स वैप्स को एक साथ इंटीग्रेट करो, वेदर का ऐप हो, रेनफॉल का ऐप हो, फ्लड वार्निंग, ये सारा चीज एक साथ इंटीग्रेट करने से और साथ में लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम ये सब पता चले। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कम्युनिटी रोल, emphasize community coordination and integration in awareness program as communities are the first responder during disaster। कम्युनिटी का इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। जीरो कैजुअलिटी अप्रोच होना चाहिए अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट एम फॉर जीरो कैजुअलिटीज, कोई भी इंसान जो है उसका डेथ नहीं हो। फॉरेस्ट फायर से भी मैनेजमेंट की बात यहाँ पे की है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट भी बहुत है या पूरे इंडिया में भी बहुत फॉरेस्ट है। रेगुलर क्रिएशन ऑफ फायर लाइन्स होना चाहिए। ड्राई लिव्स को हटा दो, ड्राई लिव्स में ही तो आग लगती है, सूखी पत्तियों में। मॉक ड्रिल कंडक्ट होना चाहिए रेसिडेंट वगैरह के साथ। एनडीएमए बोलती है, ही आल्सो आस्क्ड एनडीएमए टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड मैनुअल फॉर डीलिंग विद फॉरेस्ट फायर।
थर्ड टॉपिक ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं, जो बात करता है अम्बुबाची मेला की। अम्बुबाची मेला आपको पता है कहाँ लगता है? अम्बुबाची मेला लगता है गुवाहाटी में, और ये लगता है कामाख्या टेम्पल में, हर साल लगता है। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कब लगता है? जब एनुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाता है कामाख्या टेम्पल के अंदर, जो फर्टिलिटी को सिंबलाइज करता है एंड डिवाइन एनर्जी को सिंबलाइज करता है। ऑब्वियसली ये टॉपिक हमने कहाँ लिया है? आसाम ट्रिब्यून में। GS1 जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है, और GS5 जो है, जो असम स्पेसिफिक चैप्टर है, वहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। डिवाइन एनर्जी ऑफ गॉडेस कामाख्या ऐसा बोला जाता है। गॉडेस कामाख्या रिवर्ड एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन एनर्जी इज सीन एज द सोर्स ऑफ लाइफ। सोर्स ऑफ लाइफ के जैसा देखा जाता है। हर वर्शिप एज द शक्तिपीठ माँ कामाख्या टेम्पल, जो कि नीलाचल हिल गुवाहाटी में है, अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ अम्बुबाची। अम्बुबाची फेस्टिवल में अलग से इंतजाम किया जाता है। आप देखते ही हो उधर से जाने के लिए रोड वोड सब जो होता है जाम हो जाता है। फेस्टिवल ऑफ फर्टिलिटी, इसको फेस्टिवल ऑफ फर्टिलिटी के नाम से ही मानते हैं, है ना। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो डीटी है यहाँ पे आद्य शक्ति अंडरगोज हर एनुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंबलाइजिंग फर्टिलिटी एंड नर्चरिंग पावर ऑफ मदर अर्थ। मदर अर्थ का जो नर्चरिंग पावर है, प्रोड्यूस करने का पावर है, उससे ये रिलेट होता है। जब फर्स्ट मॉनसून के शावर जनरली होते हैं, उस टाइम पे ही ये, वो मंथ के टाइम पे ही अंबुबाची मेला को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। टेम्पल भी क्लोज रहता है, इनफैक्ट यहाँ 3 दिन पे टेम्पल भी क्लोज रहता है, और इवन प्रीस्ट को भी अलाउ नहीं होता है कि वो टेम्पल के अंदर जाए। फार्मर्स भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं करते हैं। और रीओपनिंग रिचुअल आफ्टर 3 days द टेम्पल रीओपन following the ceremonial bathing of Devi Kamakhya and other sacred rituals signifying the regained purity of mother। 3 दिन के बाद ये वापस से सेरेमोनियल बेदिंग होता है, और फिर रिगेन प्योरिटी ऑफ मदर अर्थ की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू हैंडबुक ऑफ फोल्कलोर मटेरियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, डॉक्टर बीरेंद्र नाथ दत्ता, अम्बुबाची इज बोथ सीजनल एंड एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। ये एक सीजनल फेस्टिवल भी है, सीजन वाइज आता है, तो रेनी सीजन, और एग्रीकल्चर रिलेटेड फेस्टिवल भी है, जो मदर के साथ, फर्टिलिटी के साथ इन्वॉल्व किया जाता है। The earth identified with a woman share function with women, suggesting a profound connection between the earth and women fertility। एक profound connection होता है किसके बीच? अर्थ के बीच और वुमेन की फर्टिलिटी के बीच। सिंबोलिज्म एंड रिचुअल भी है, यूनिवर्सल मदरहुड की बात होती है। द कामाख्या टेम्पल रिवर्ड एज देवी यूनिपीठ सिंबलाइजेज यूनिवर्सल मदरहुड। यूनिवर्सल मदरहुड की भी यहाँ पे बात करी जाती है। अर्थ को रेस्पेक्ट किया जाता है वहां पे। प्लोइंग और डिगिंग इस टाइम पे, इस मेले के टाइम पे अवॉइड किया जाता है ना। वर्शिप्स एंड प्रसाद प्रिपरेशन आर सस्पेंडेड, है ना। रेगुलर वर्शिप भी सस्पेंड रहता है, प्रसाद प्रिपरेशन भी सस्पेंड। ओनली फ्रूट्स आर ऑफर्ड फ्रॉम आउटसाइड। पोस्ट फेस्टिवल, फेस्टिवल के बाद की प्रैक्टिस क्या है? आफ्टर द टेम्पल रीओपन, पीसेज ऑफ द अंगवस्त्र, अंगवस्त्र जो होते हैं देवी के, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिवोटीज। डिवाइन एनर्जी एंड स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट का ये समय है। साधु लोग यहाँ पे साधना मेडिटेशन करते हैं। बाकी जो तांत्रिक कल्ट होता है उनके लिए भी ये काफी इनलाइटनमेंट का टाइम होता है। Other devotees from all walks of life also seeks to close the goddess during the potent and sacred time. Tantric practices and supreme power. During Ambubachi, goddess Kamakhya is believed to possess supreme power, making it a significant time for tantric practice near the Shakti Pit. तांत्रिक practices भी होती हैं near Shakti Pit. Uni or female reproductive organ is uniquely worshipped here as a symbol of fertility। जैसा कि हम जानते हैं देवी सती जो है वो शिव जी की वाइफ हुआ करती थी, धर्म पत्नी हुआ करती थी, तो उनका ही ये शक्तिपीठ माना जाता है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्शिप, यूनिवर्शिप जो है ये नॉर्थ ईस्ट में या आसाम में या इंडिया में हमेशा से और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के साथ एसोसिएटेड है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुवाहाटी में ही सेलिब्रेट किया जाता है। स्कॉलर निर्मल प्रभा बरदोली ये बोलते हैं कि ये पूरे आसाम में प्री हिस्टोरिक टाइम से भी प्रीवेलेंट है। तो ये सारा आप देख सकते हैं कि पूरे आसाम में कहाँ कहाँ फीमेल डेटीज को वर्शिप किया जाता है, जो फर्टिलिटी से डिनोट होती है ना। बुरी गोसानी, जैंतियाज में, खासीज में, बोडोज में, खाम मई खा, तो ऐसे करके
जो श्रुतिया एंड देवरी कम्युनिटीज होती है, मदर गॉडेस कैसकथी और बाकी ये सारा कुछ वर्शिप यहाँ पे आसाम में हो रहा होता है। इनके नाम भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये भी प्रीलिम्स का, खासकर एपीएससी प्रीलिम्स का जरूर ये क्वेश्चन बन सकता है ना। वाटर एंड फेमिनाइन एसेंस, इटालियन स्कॉलर जियोलिया लुसाना बोलती है कामाख्या टेम्पलर सुनर आर्टिकल में, significance of water in the temple, life began in the liquid element and the feminine has always been associated with वाटर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही होती है। फेथ इन मदर गॉडेस कामाख्या, मदर गॉडेस कामाख्या इज डीपली कनेक्टेड टू मदर अर्थ, प्रोड्यूसिंग एंड सस्टेनिंग लाइफ इन ऑल द फॉर्म्स। तो यहाँ पर डिवाइन एनर्जी का मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीजें कल्चरल सिग्निफिकेंस को काफी हद तक शो करता है। फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे के बारे में हम लोग बात करते हैं आज। रेयर स्पेसीज ऑफ हर्पिट फौना फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक रेयर स्पेसीज हर्पिट फौना पाया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। द आर्टिकल हाईलाइट्स अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विद इन काजीरंगा ड्यूरिंग अ रैपिड सर्वे ऑफ हर्पिट फौना स्पेसीज, अ रेयर स्ट्राइप्ड सैसिलियन वाज रिकवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिकवर किया गया। Significant development in wildlife conservation was recorded during a rapid survey. The survey marked the first record of striped Sicilian। कहाँ पे? काजीरंगा के अंदर। डिस्क्रिप्शन क्या है? डॉक्टर राजीव बसुमतरे एन एक्सपर्ट एंड मेंबर ऑफ सर्वे टीम बोलते हैं सेसिलियन एज अ लिम्बलेस एफीबियन होता है, लिम्ब भी नहीं होता है इसमें, एक स्नेक की तरह होता है बट विदाउट स्केल्स नहीं होता है इसमें कोई, है ना, केचुआ जैसे बोलते हैं वो नहीं होता। इट इज जनरली येलो एंड व्हाइट एब्डोमेन, एब्डोमेन कैसा होता है? व्हाइट होता है और जनरली येलो कलर का होता है। रिप्रोडक्शन, इट लेज एग्स अंडर द सॉइल एंड गार्ड देम अंटिल दे हैच, एग्स प्रोड्यूस करता है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अ सीनियर forest official of Kaziranga highlight the ancient lineage of Sicilian, noting its critical link to evolution and intercontinental स्पेसाइटेशन। काजीरंगा का डाइवर्स इकोसिस्टम, काजीरंगा का एरिया 1300 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, एंड फीचर डाइवर्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग फ्लड प्लेन, वेटलैंड, ग्रासलैंड, हिल ट्रैक। दीज हैबिटेट सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ herpetofauna। स्पेसीज क्या क्या रिकॉर्ड किया गया है सिंस 2010? काजीरंगा हैज रिपोर्टेड 24 species of amphibians and 74 species of reptiles। इतने स्पीसीज यहाँ रिकॉर्ड किए गए हैं, टॉर्टोइल्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है अलोंग द सर्वे, अ ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम वाज कंडक्टेड टू enhance forest personal skill and knowledge in herpetofauna identification and conservation। Expert advocate for more initiative to uncover detail about rare species within काजीरंगा डेंस फॉरेस्ट। और ज़्यादा स्पीसीज मिल सकते हैं कहाँ पे? काजीरंगा में। आई होप आपके सारे टॉपिक आपको समझ में आए मुझे, है ना। थैंक यू, जय हिंद।